हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट हमने स्टार्ट किया था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेस्पिरेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमने ब्रीदिंग तक कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उस टॉपिक को देख सकते हैं और उसके आगे का हम टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। तो लास्ट हमने देखा था कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब क्या था कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कह रहे थे। अब आज हम बात करेंगे कि श्वसन या रेस्पिरेशन ये शब्द का मतलब क्या होता है और ये हमारे शरीर में कार्य कैसे करता है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि श्वसन का मतलब क्या होता है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। अर्थात भोजन के ऑक्सीकरण को ही श्वसन कहा जाता है। या हम इंग्लिश में बोले तो फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो याद करें हमने जब पाचन तंत्र में पढ़ा था कि जब हम भोजन को लेते हैं, खाने के बाद उसको निगलने के बाद वो हमारे आमाशय या पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो खाना पचने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे शरीर में। किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा या छोटी आंत के द्वारा। क्या होता है, भोजन का अवशोषण। तो छोटी आंत से जो अवशोषित भोजन है वो कहां पर जाता है, रक्त के द्वारा कोशिकाओं में जाता है। याद आ रहा होगा आपको सभी को कि जो हम भोजन खाते हैं वो अवशोषण के बाद कहां चला जाता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर। तो अब वो जो भोजन हमारी कोशिकाओं के अंदर चला जाता है, वहीं पर हमारी कोशिकाओं के अंदर ही भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर में कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है तथा CO2 गैस निकलती है। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। सांस छोड़ते समय कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखें आप कि ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया ये जो हो रही है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मतलब भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के अंदर जाता है, कोशिकाओं में अंदर जाने के बाद वो क्या होता है, टूटता है, ब्रेकडाउन होता है उसका, और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये पूरी प्रक्रिया को एक साथ हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर ये संपन्न होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, मनुष्य में सांस लेने की दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। मतलब हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 16 से 20 बार हमारा पूरा सांस लेते हैं। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग फेफड़ों के अंदर 1500 ml वायु भरी ही होती है। क्लियर है पॉइंट। आगे देखें हम, आंतरिक श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला है अनॉक्सी श्वसन, दूसरा है ऑक्सी श्वसन। अब श्वसन मैंने बताया, श्वसन मतलब क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थों का ब्रेकडाउन और एनर्जी का रिलीज होना। अब यहाँ देखिए अनॉक्सी श्वसन, देखिए जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अनॉक्सी का मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन। दूसरा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है ऐसा श्वसन या श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रकार के श्वसन को क्या कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन। इंग्लिश में इसे कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सी श्वसन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम दोनों को ही डिटेल में पढ़ते हैं। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कंप्लीट होता है ना। मतलब जो आपका जटिल भोज्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खुद ही टूट जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी हम बात करें अनॉक्सी श्वसन की, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भी कोई भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ टूटता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज नहीं होती है ना। ऊर्जा बहुत कम अमाउंट में या अल्प अमाउंट में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें जटिल रासायनिक पदार्थ ग्लूकोज
का आंशिक विखंडन होता है। मतलब जब भी किसी भोज्य पदार्थ का पूर्ण विखंडन होगा तभी जाकर के ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज होगी, परंतु अनऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया हो रही है। तो यहाँ भोज्य पदार्थ में बार बार वर्ड बोल रही हूँ, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर ग्लूकोज। हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में संग्रहित होता है, परंतु वो ग्लाइकोजन बनता किससे है, ग्लूकोज से। तो हमें जो इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पदार्थ होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, आंशिक रूप से टूट जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज के अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे देखें आप यहाँ पर किस किस में होता है, पौधे जितने भी है आपके, इसके फफूंद के अंदर पायरुविक अम्ल जो होता है सीधे सीधे किस में बदल जाता है, एथिल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आगे देखिए, अगर हम बात करें कि अनऑक्सीडेशन संपन्न कैसे होता है, कैसे कंप्लीट होता है अनऑक्सीडेशन, तो ग्लूकोज जो है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देख रहे हैं आप, डायरेक्ट टूट जाता है। किस में टूट रहा है वो, एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। तो ग्लूकोज डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है और क्या क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रही है साथ में, ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर कितनी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अनऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखें आप कि ये जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम ऊर्जा की मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की करेंसी भी हम उसको कहते हैं। तो जो आपका अनऑक्सीडेशन होता है, अनऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ग्लूकोज डायरेक्ट टूट जाता है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऊर्जा निकलती है। अगर किलो कैलोरी में पूछा जाए तो कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 21 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म होती है। और अगर एटीपी में देखा जाए तो 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। मतलब अनऑक्सीडेशन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। अगर बात करें किलो कैलोरी में कितनी होगी, तो ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से या आप बोल सकते हैं ब्रेकडाउन से अनऑक्सीडेशन में कितने एटीपी, 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। क्लियर है पॉइंट। अब जंतुओं के पेशियां जो होती है हमारी मसल्स में भी अनऑक्सीडेशन होता है। कब होता है, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपको भी ये चीज़ लग रही होगी कि अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो अनऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो अनऑक्सीडेशन हमारी मांसपेशियों में होता है। कब होता है, जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मांसपेशियों को, परंतु हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं हो पाता या नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां रहती है वो अनऑक्सीडेशन करती है। मतलब क्या, जबकि हमारे शरीर में ऑलरेडी कोशिका के अंदर क्या संचित है, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज हमारे कहाँ पर संचित हो जाता है, कोशिकाओं के अंदर, और वो टूटता है और ऊर्जा बनती है। तो कोशिका में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल का। किसका निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल का। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि मांसपेशियों के अंदर जब अनऑक्सीडेशन होता है उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो अनऑक्सीडेशन जब भी संपन्न होगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि मांसपेशियों में थकान किसके जमाव के कारण होती है, तो मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण भी होती है। क्लियर है पॉइंट। आगे देखिए, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अनऑक्सीडेशन जब भी होगा तो अंतिम उत्पाद क्या रहेगा, एक तो एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और इसी के साथ साथ जब ये हमारी मांसपेशियों में होता है तो वहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा।
चलिए आगे देखें। अब ये अनऑक्सीडेशन जो रहता है, इस क्रिया को हम किण्वन के नाम से भी जानते हैं। किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन इंग्लिश में उसको कहा जाता है। फर्मेंटेशन मतलब किसी चीज़ का सड़ना। जैसे जब भी बियर इंडस्ट्री में अगर हम देखें, अंगूरों को सड़ाया जाता है तथा बियर का या अल्कोहल का निर्माण होता है। उसमें भी क्या करते हैं, उसको सड़ाने की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है और उससे जो बनता है बियर जो बनता है वो पूरी प्रोसेस क्या होगी? किण्वन। क्लियर है पॉइंट्स? आगे देखें आप। अब ये था कि अनऑक्सीडेशन मतलब क्या? तो जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, जो कि हमारे शरीर में या किसी भी जंतु या जीव जंतु के शरीर में संपन्न होती है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जब भी ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे? देखें उसको। तो एक तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, ये कहाँ संपन्न होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ संपन्न होता है? कोशिका में तो होता ही है, क्योंकि उसे कोशिकीय श्वसन भी कह रहे हैं। तो कोशिका में कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का ग्रह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? इसका कारण क्या होगा? तो जब भी हम कोशिका की बात करें तो कोशिका के अंदर क्या हो रहा है? जो आपका भोज्य पदार्थ है वो टूट रहा है और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ये जो ऊर्जा बनती है कोशिका के अंदर श्वसन के दौरान, तो ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है। किस रूप में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो कोशिकीय श्वसन का यह चरण कोशिका के अंदर कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण और एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है। और अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है? यहाँ पर CO2 मतलब जल बन रहा है, CO2 बन रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन रहा है मतलब H2O फॉर्म हो रहा है और साथ साथ में क्या बन रहा है? ढेर सारी एनर्जी निकलती है। क्लियर पॉइंट्स? तो यहाँ पर देखिए, जब भी ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा वो श्वसन क्या कहलाएगा? ऑक्सीश्वसन कहलाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब आगे देखें, इसके साथ जब भी ये क्रिया संपन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा रिलीज होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कितनी ऊर्जा बनती है? तो ग्लूकोज के एक अणु के ब्रेकडाउन से या टूटने से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 38 एटीपी या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जब एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन के फॉर्म में C6H12O6 जो कि क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर आपकी सेल के अंदर मौजूद है। अब क्या हुआ है? आपने ऑक्सीजन ली है, ये ऑक्सीजन। जैसे ही ये ऑक्सीजन आपके कोशिका के अंदर चली जाएगी तो कोशिका के अंदर जाने के बाद ये जो ग्लूकोज है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? जल बन रहा है और उसके साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा कितनी है? अगर एटीपी की फॉर्म में तो कितने एटीपी बन रहे हैं? 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। और अगर किलो कैलोरी में देखा जाए तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म होती है। इतनी एनर्जी बनती है कब? ऑक्सीडेशन में। और अनऑक्सीडेशन में कितनी एटीपी बन रही थी? 21 किलो कैलोरी। और ऑक्सीडेशन में कितने एटीपी अणु बनते हैं? 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। जबकि अनऑक्सीडेशन में कितने? सिर्फ 2 एटीपी अणु बन रहे थे। क्लियर है पॉइंट्स? है ना? सो यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सीडेशन जब भी होगा भोज्य पदार्थ का या ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से वो टूट जाएगा और बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और ये पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए उसे पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए देखें, अभी हमने क्या चीज़ डिस्कस करी? ऑक्सीडेशन, अनऑक्सीडेशन क्या होता है। मैं एक बार अंतर बता देती हूँ आपको तो इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना और ऊर्जा का निर्माण होना। जबकि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेंगे, साथ साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा बनेगी। अनऑक्सीडेशन में अगर देखा जाए तो कितनी ऊर्जा मिलती है आपको? सिर्फ 2 एटीपी या 21 किलो कैलोरी। ऑक्सीडेशन में 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। और अगर किलो कैलोरी में बात करें तो 686
आपको किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर बात करें ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। जबकि आपके अनऑक्सीडेशन में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ में एनर्जी, ये 3 चीज़ें बनती है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं आगे कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, कि हमारे शरीर में जैसे फेफड़ों के अंदर हवा जाती है तो उसका एक्सचेंज कैसे होता है। एक्सचेंज का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, गैसों का विनिमय। देखिए, जैसे ही आपने सांस ली, तो लास्ट आप याद करें मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी हवा कहाँ से होकर के जाती है, नासा छिद्र, वहाँ से नासा मार्ग, फिर गले वाले हिस्से में कंठ, मतलब आपका फेरिंग से होते हुए कहाँ जाती है, दोनों फेफड़ों में चली जाती है। अब फेफड़ों के अंदर ही क्या होता है आपका पूरा गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय या हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फेफड़ों के अंदर गैसों का विनिमय जो होता है किसके कारण या किस विधि के द्वारा होता है, तो ये आपको समझना है। देखें ध्यान से, गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। जो भी हवा या वायु हम अपने श्वासोच्छ्वास के दौरान लेते हैं, मतलब निःश्वसन और निःश्वसन, जब हम इनहेल करते हैं सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेल में सांस बाहर छोड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही हम फेफड़ों के अंदर वायु को भरते हैं तो उससे क्या होता है, वो कहाँ चली जाएगी, वो हवा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई मतलब आपकी वायु कुपिकाओं के अंदर वो हवा भर जाएगी। याद आ रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जैसे ही आप सांस लेते हो तो वो फूल जाते हैं। अब आगे देखिए, वायु कोष्ठों के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। वायु आपके जो आपके एल्वियोलाई होते हैं या वायु कुपिकाएं होती है, उसके चारों ओर क्या लपटी हुई रहती है, पूरी तरह से ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रक्त केशिकाओं का घना क्या होता है, जाल होता है। इस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन इनके अंदर बह रही होती है। अब देखिए, जैसे ये है आपका एल्वियोलाई, जैसे ही इसके अंदर क्या हो रहा है, हवा आती है, तो यहाँ पर आपकी पूरी क्या होती है, रक्त की केशिकाएं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। रक्त केशिकाओं का पूरा जाल इसके ऊपर बना हुआ रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं के अंदर जाती कैसे है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ही वायु कोष्ठों के चारों ओर आपके रक्त केशिकाओं का घना जाल रहता है, इस समय वायु ऑक्सीजन महीन शिरा कोशिकाओं के द्वारा कहाँ जाती है, रक्त में पहुँच जाती है, और बदले में रक्त में से जो CO2 है वो केशिकाओं में आ जाती है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये प्रक्रिया होती है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा ये पूरा गैसों का विनिमय होता है। अच्छा, ये विसरण मतलब क्या होता है, विसरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो अगर मैं परिभाषा बोलूं तो विसरण की परिभाषा क्या होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ध्यान देना मैंने क्या बताया अभी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन, अधिक से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन क्या कहलाता है, विसरण। डिफ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जो हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन में जब भी मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अच्छा, मैं इसको एक ऐसे समझा सकती हूँ। देखें आप, जैसे मान लो ये 2 टैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये बंद है नीचे से। अब यहाँ इतना पानी भरा हुआ है और इसमें इतना ही पानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बहाव किस ओर होगा, तो आप भी बोलोगे मैम ये आप कैसी बात करें, सीधे सीधे दिख रहा है कि अधिक से कम की तरफ बहेगा, क्योंकि इधर स्पेस है, इधर नहीं है। सीधे सीधे वाटर फ्लो करेगा किधर की ओर, इधर की ओर। कब तक बहेगा, कब तक आएगा वो पानी यहाँ पे, जब तक ये पूरा पानी और ये वाली जो पोजीशन है ये इक्वल नहीं हो जाती। तो डिफ्यूजन यही होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन जब तक साम्य अवस्था स्थापित न हो जाए। साम्य अवस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता ये कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। हाई से लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इसी को हम क्या कह रहे हैं, विसरण कह रहे हैं। अब देखिए ये विसरण कैसे होता है, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के अंदर क्या भर गई है, हवा। अब वो जो वायु है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में बहुत ज़्यादा है, हमने लिया है पूरा वो आपका एल्वियोलाई भरा हुआ है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ है? फेफड़ों में। कहाँ है ज़्यादा? लंग्स में कैसी है? हाई है। और कहाँ पर कम है ऑक्सीजन? अभी रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर कम है। ब्लड में क्या है? अभी ऑक्सीजन कम है। सो अधिक से कम की तरफ ऑक्सीजन क्या होगी? विसरित हो जाएगी, सीधे सीधे, है ना। और ऐसा ही सेम ये होता है कि रक्त के अंदर अभी कौन सी गैस ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लंग्स मतलब फेफड़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से सीधे सीधे कहाँ जाती है? फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से फिर वापस उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ही ऑक्सीजन अंदर आना रक्त में और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आना, ये सतत रूप से होने वाली प्रक्रिया है। ये किसके कारण हो पाता है? विसरण के कारण या डिफ्यूजन के कारण। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। अभी ये था कि गैसों का विनिमय कैसे होता है। तो सीधे सीधे हमने ऑक्सीजन लिया, सांस ली, वो फेफड़ों में आई, फेफड़ों से सीधे सीधे रक्त में चली गई, रक्त की CO2 हमारे फेफड़ों में आ गई। कैसे आ गई? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। चलो अब आगे हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक कैसे पहुंचती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक पहुंचती कैसे है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखें, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की, कि गैसों का विनिमय परिवहन कैसे होता है। देखें, तो गैसें अर्थात कौन कौन सी गैसें हो रही है अपने पास? एक तो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी क्या है? ऑक्सीजन। तो ये फेफड़ों से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना और फेफड़ों तक वापस आने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैसों का परिवहन। मतलब फेफड़ों से कहाँ पर जाना? रक्त में, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक आना। ये पूरी दोनों प्रोसेस को हम एक साथ क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या गैसों का परिवहन। तो अब यहाँ पर गैसों के परिवहन में हमको दो चीज़ें पढ़ना है। दो गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन कैसे हमारे रक्त तक जाती है या रक्त के अंदर मतलब कोशिकाओं तक पहुँचती है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कोशिकाओं से पुनः फेफड़ों तक आती है। चलिए देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन होता कैसे। तो ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रुधिर में पाए जाने वाले लाल रंग के वर्णक, अब ये चीज़ याद रखना कि रुधिर के अंदर या रक्त के अंदर कौन सा लाल रंग का वर्णक पाया जा रहा है? हीमोग्लोबिन। तो रक्त के अंदर पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन मनुष्य के शरीर में किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन मानव के शरीर में एक वर्णक जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है उसके द्वारा संपन्न होता है। आगे देखें, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक बनाता है। मतलब आप जैसे ही सांस लेते हो ऑक्सीजन फेफड़ों तक आती है, उसके बाद जैसे ही ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक अस्थायी यौगिक जिसे क्या कहा जा रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक क्या बनाती है? अस्थायी यौगिक। इसे अस्थायी यौगिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, पुनः ये टूट भी जाता है, इसलिए इसे अस्थायी यौगिक कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन दिख रहा है आपको। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बना रहा है वो? HbO2। ये HbO2 क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। आपने सांस ली, फेफड़ों तक ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़ों तक आई है, रक्त के अंदर क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि आपकी जो वायु कुपिकाएं हैं उसके चारों ओर क्या है? रक्त केशिकाओं का जाल है। तो रक्त केशिकाओं में क्या है? रक्त है, रक्त के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीन हीमोग्लोबिन नाम का क्या बनाएगा? एक अस्थायी यौगिक बनाएगा या अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब ये क्या होता है? यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? जैसे ही बन गया तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन को लेकर के क्या करेगा? जाएगा, अलग अलग जगह पर पहुंचेगा। कोशिकाओं में जैसे ये पहुंचता है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो एक चीज़ होती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कब होता है? जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन उपस्थित हो। जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तभी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और जैसे ही बनता है और जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, पुनः विघटित हो जाता है या पुनः वो क्या होता है? टूट जाता है। किस में? ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। तो सेम यही चीज़ होती है। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, सेल्स में जा रहा है या हमारी कोशिकाओं में जा रहा है। अब कोशिकाओं में तो पहले से ऑक्सीजन की कमी है, तो ये वापस क्या होता है, ये प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाती है। देखिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ये पूरी प्रोसेस कहाँ हुई है, ये फेफड़ों में हुई है। ये प्रक्रिया कहाँ हुई है, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। अब जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के हीमोग्लोबिन कहाँ जा रहा है, कोशिकाओं में पहुंच रहा है, वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, टूट जाता है। किसमें, अगेन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रकार की उल्टी होने वाली प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन की कमी में ये वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूट जाता है। किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये इस प्रकार से ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, सेल्स में या कोशिका में पहुंच जाती है और ये हीमोग्लोबिन वापस कहाँ आ जाता है, यहाँ पुनः दूसरे ऑक्सीजन से संयोग करने। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार बार बार ये चक्र के रूप में चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है कि रक्त में या मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। किस रूप में करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। क्लियर पॉइंट। चलिए अब आगे देखें। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए अब क्या होता है, ये जब भी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होकर कहाँ प्रवेश कर रहा है, ऊतक में, या ऊतक के अलावा आप कोशिका में भी बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, वॉयलेट। तो हमारी जो धमनियाँ हैं वो तो हमें लाल दिखाई देती है, होता है। धमनियाँ लाल क्यों होती है, शिराएं नीली क्यों होती है, इसको हम हमारे परिसंचरण तंत्र में डिस्कस करेंगे। जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, जुड़ता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बनता है वो किस कलर में बदल जाता है, रेड कलर के अंदर बदल जाता है। देखिए तो जैसे ही ऑक्सीजन जो होता है मुक्त होती है, वो कहाँ चली जाती है, कोशिका में। हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का क्या होता है, एक वर्णक होता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो दोनों के दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो कैसे रंग का होता है, चटक लाल कलर का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है, वो जो वर्णक होता है। वर्णक का मतलब होता है रंग। तो आपके रक्त के अंदर कौन सा वर्णक है, कौन सा श्वसन वर्णक है, हीमोग्लोबिन। तो आपका रंग, आपके रुधिर का रंग या ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अच्छा, हर एक जंतु का रक्त लाल रंग का ही नहीं होता है, सभी का ब्लड रेड नहीं होता है, अलग अलग कलर भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर हमने किसी कॉकरोच का रक्त देखना चाहा तो क्या वो भी लाल रहेगा क्या? अगर हम देख रहे हैं किसी ऑक्टोपस का ब्लड तो क्या वो भी लाल रहेगा क्या? अच्छा, बहुत सारी इलियाँ जो रहती, कैटरपिलर, अगर हम उसको देखें तो उनमें तो हरे रंग का निकलता है, वो हरे रंग का पानी जो होता है वो क्या होता है? तो ये सब ब्लड ही होते हैं। हर एक जीव के शरीर में, अगर हम स्तनधारियों के अलावा बात करें तो उनके शरीर के रक्त का रंग अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? क्योंकि उनके रक्त के अंदर अलग अलग प्रकार के श्वसन वर्णक उपस्थित होते हैं। हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। कुछ समुद्री जीव ऐसे होते हैं जिनके रक्त का रंग नीला होता है ना। नीला क्यों होता है? क्योंकि उनमें हीमोसाइनिन होता है। तो हीमोसाइनिन जो होता है उसके कारण उनका रक्त क्या होता है, नीला होता है। कितने सारे जीव ऐसे होते हैं कि जिनके रक्त, हमको ऐसा लगता है कि यार ब्लड ही नहीं है, कुछ सफ़ेद या बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट पानी जैसा है, तो पानी जैसा भी ब्लड ही होता है, बस वो रंगहीन ब्लड होता है क्योंकि वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, पिन्नाग्लोबिन होता है। तो ऐसे अलग अलग श्वसन वर्णक होते हैं जिसके कारण जीवों के रक्त का रंग भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा मैम ने इतना सारा क्या क्या बता दिया, तो अपन ये पूरा जो टॉपिक है श्वसन वर्णक वाला, ये भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परिसंचरण, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ हीमोग्लोबिन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। ये दो भागों से मिलके बना होता है। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। यहाँ पर जो हीम है ये एक पोरफायरिन है। क्या है हीम?
हीम का मतलब क्या हो रहा है, एक पोरफायरिन आकार का होता है और इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, तो इसमें आयरन होता है, इसमें क्या होता है, लोहा होता है। तो लोहा या आयरन या Fe जिसको बोलते हैं, वो किससे घिरा होता है, ग्लोबिन। ये ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है। हीम मतलब होता है लोहा या आयरन, और वो किससे मिलके, और साथ में क्या है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन। तो ये लोहा और प्रोटीन आपस में मिला करके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एक हीमोग्लोबिन के अणु से अधिकतम ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के अणु से अधिकतम आप कितनी ऑक्सीजन को बाइंड करवा सकते हो, 4। अधिकतम ऑक्सीजन कितनी जुड़ सकती है एक हीमोग्लोबिन से, तो 4। क्लियर है पॉइंट। चलो अब आगे देखें। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें हीम क्या है, एक पोरफायरिन मतलब आयरन का बना, आयरन का रिंग होता है, और उसके दूसरा भाग जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है, एक रंगहीन प्रोटीन है। ठीक है, चलो अब आगे देखें। तो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में 95% क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो कैसे होता है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन कर देता है। परंतु अब ये तो था कि फेफड़ों से हवा या ऑक्सीजन हमारे रक्त के अंदर तक, कोशिका तक कैसे पहुंची, तो उसको ले जाने के लिए कौन था, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। परंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रक्त में से लाने के लिए कोई स्पेशली कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है, वो अलग अलग माध्यम से हमारे फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाया जाता है। अब वो अलग अलग क्या स्टेप्स होती है उसको हम देखते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा तो होता है, परंतु कितना, ओनली 10 to 20%, सिर्फ 10 से 20% ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा लाई जाती है। बाकी के जितनी भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो प्लाज्मा में घुलकर, तो जैसे कि आपको पता होगा रक्त के साथ हमारा प्लाज्मा भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है और वो क्या फॉर्म करती है, आपका कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। और कार्बनिक अम्ल जो होता है उसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 7% परिवहन होता है। मतलब सबसे कम अमाउंट में यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कितने प्रतिशत परिवहित होती है, ओनली 7%। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी क्या होता है, जल। तो जल और CO2 मतलब दोनों के दोनों मिलकर के क्या बना रहे, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल। तो इस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन केवल 7% होता है। मेन जो है वो है आपका बाइकार्बोनेट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे रक्त के अंदर बहुत सारे लवण होते हैं। लवण का मतलब सॉल्ट, सॉल्ट मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो सॉल्ट मतलब नमक, हम उसको ले सकते हैं कि सोडियम भी होता है हमारे इसमें, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है। तो ये सभी क्या है, हमारे रक्त के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बाइकार्बोनेट के रूप में मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट 70% CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, इन अ फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह बाइकार्बोनेट क्या करती है, रक्त के अंदर जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, उनके साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों फॉर्म करती है। और इस रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में 70% CO2 जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। वो कैसे, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिल रही है, CO2 प्लस H2O, H2CO3 बना दिया, सीधे सीधे दिख रहा है आपको हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर है, कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2CO3 दैट इज कार्बनिक अम्ल। अब क्या होता है कि RBC के अंदर ये टूट जाता है, टूट गया, H2CO3 ब्रेक हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, CO3 डायरेक्ट एक H के साथ ये CO3 आ गया। तो ये जो सिंगल HCO3 है इसे कहते हैं हम बाइकार्बोनेट। क्या कह रहे हैं, बाइकार्बोनेट। अब आपके रक्त में क्या है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, ठीक है, K मतलब पोटेशियम। तो ये साथ में मिलकर
क्या बनाते हैं, तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इस रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में ही 70% CO2 जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए अब तीसरा एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तीसरा होता है कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में किस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीन ग्रुप, अमीन मतलब क्या होता है, NH2, इस समूह के साथ संयोग करके क्या बना रही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। तो एक तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहता है उसके साथ जुड़ करके क्या बनाती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों के साथ जुड़ जाती है और इसके द्वारा 23% CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। मतलब सबसे कम किस रूप में, प्लाज्मा में घुलकर ओनली 7%, सबसे अधिकतम 70% CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में। और उसके बाद किस में होता है, आपके तीसरा जो पॉइंट है कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे सीधे वाटर से मिलकर के कार्ब अमीनो यौगिक बना लेता है। तो इस रूप में भी बहुत कम अमाउंट में CO2 जो होती है फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है आज। तो श्वसन तंत्र हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको आप सॉल्व करके बताएं। हम देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें, सबसे पहले भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन करता है। जब हम खाना निगलते, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि दो नलियाँ होती है, एक भोजन की और एक वायुनाल। तो जब हम खाना निगलते हैं तो वायुनाल को बंद करने का काम कौन करता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। एपिग्लॉटिस उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है। जैसे ही हम ऑक्सीजन फेफड़ों में भर लेते हैं तो किसके द्वारा गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, वायु कुपिकाओं के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, वायु कुपिका, मतलब एल्वियोलाई के द्वारा क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा देखें, मनुष्य में दाया फेफड़ा कितने पिंडों से विभाजित होता है। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़े में से दाया फेफड़ा जो होता है वो 3 पालियों से मिलके बना होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मनुष्य का दाया फेफड़ा जो रहता है वो कितने पिंडों से मिलके बना है, कितनी पालियों से, तो 3, और बाया फेफड़ा 2 पालियों से मिलके बना होता है। चौथा देखिए यहाँ पर, एम्फीसीमा नाम की जो बीमारी है वो किससे संबंधित होती है। तो ये एम्फीसेमा नाम की जो बीमारी होती है हमारी फेफड़ों से रिलेटेड होती है। जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करता है या जो स्मोकिंग ज़्यादा करता है उसके शरीर में उसके क्या होते हैं, फेफड़े खराब होते हैं, और उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एम्फीसेमा। पांचवा देखिए यहाँ पर, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु कौन सी झिल्ली का आवरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्लूरा झिल्ली, श्लेष्म झिल्ली, ऑक्सी झिल्ली या क्रेब्स झिल्ली। तो ये जैसे कि आपको पता है कि फेफड़ों को हम प्लूरल कैविटी के अंदर भी रखा हुआ मानते हैं। तो फेफड़ों के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है, प्लूरा झिल्ली। हाँ, आप उसको याद रखेंगे। छठा देखिए, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न का श्वसन कहा जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन माना जाता है। आगे देखिए, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन किसके टूटने से माना जाता है, ग्लूकोज। सातवां देखिए, ऑक्सीश्वसन में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो सीधे सीधे कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सीश्वसन में। ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी और अनॉक्सी में कितने, 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। जब अनॉक्सीश्वसन की क्रिया जीवाणु और कवकों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया था आपको कि जैसे अंगूर को सड़ा करके दारू या बियर का निर्माण होता है, वो भी अनॉक्सीश्वसन है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन। तो किण्वन उसका आंसर होगा। आगे देखें, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। तो सीधे सीधे ये किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 10वां देखिए, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की कमी के अंदर पायरुविक अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मांसपेशियों में थकान किसके जमाव के कारण आती है, तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल इसका सही आंसर होगा।
11वां देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो आपको लगेगा कि सीधे सीधे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा गया है। तो सीधे सीधे ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% होती है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा लेते हैं, बस ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में रह जाती है, बाकी गैसें बाहर आ जाती है। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, उसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। चलिए अगला देखिए, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, श्वासोच्छ्वास। 13वां देखिए, फेफड़ों में कितनी लीटर गैस को धारण करने की क्षमता होती है, हम कितनी गैस को फेफड़ों के अंदर ले सकते हैं। तो उसका आंसर होगा 5 लीटर। आप 5 लीटर ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरकर रख सकते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, कि आप कितना ऑक्सीजन लोगे, कितना CO2 छोड़ोगे, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर। अगर आपके बॉडी में या ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सीडेशन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अनऑक्सीडेशन में। तो अनऑक्सीडेशन में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल एंड आपका बनेगा क्या, जल। क्लियर रहे पॉइंट सारे। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन को आप हल करें, है ना। जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।